बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत हैं और हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे को होस्ट डॉक्टर कमर चीमा की तरफ से भी आपको सलाम हो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अगेन 3 इशूज़ के ऊपर। हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं। पहले गज़ा इज़राइल की जंग के ऊपर बात करेंगे, उसके अलावा जो 2 मुतनाज़ा कवानीन पास हुए हैं इंडियन लोक सभा में कश्मीर के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ बहुत अच्छी एक एक्सपर्ट हैं जो कि तफसीलन हमें इस पे बताएंगी कि पाकिस्तान के हवाले से इसके ऊपर क्या असरात होंगे। और साथ साथ हम COP28 के ऊपर भी बात करेंगे कि उसमें पाकिस्तान के क्या मफादात हल हुए हैं, नहीं हुए हैं, और ग्लोबल साउथ का क्या बनेगा जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से। सबसे पहले गज़ा और इज़राइल के ऊपर आ जाते हैं। छोटे से वक्फे के बाद जहाँ पे कैदियों का तबादला हुआ, उसके बाद हम दोबारा देखते हैं जंग तेज़ व तंद अंदाज से जारी और सारी है। इज़राइल ने अपनी ज़मीनी फोर्सेस उतारी हैं और अनप्रेसिडेंटेड बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए वो पूरे गज़ा की पट्टी के अंदर ऑपरेशन करते हुए नज़र आते हैं। दूसरी तरफ सदर बाइडन ने हमेशा की तरह, जिस तरह अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो रियलिस्ट एजेंडा है उसको आइडियलिज्म के ज़रिए से जस्टिफाई करते हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब इस वक्त दुनिया यूक्रेन और गज़ा इज़राइल की वॉर के ऊपर 2 थिएटर के तौर पर आप इसे लीजिए, जहाँ पे जमहूरियत का मुकाबला डिक्टेटरशिप के साथ हो रहा है। और इस हवाले से फिर हम देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा देते हुए नज़र आती है। और लगता ये है कि ये प्रॉक्सी वॉर आगे चलते चलते खुद अमेरिकन वॉर बन जाएगी, जिस तरह से वियतनाम वॉर की थी, जो वॉर तो असल में फ्रांस ने शुरू की थी और लेटर ऑन फिर वो अमेरिकन वॉर होकर रह गई। अमेरिकन की हथियारों की तरसील और अमेरिकन माशी इमदाद और अमेरिकन डिप्लोमेटिक सपोर्ट और यूनाइटेड नेशन के अंदर बार बार वीटो करना इस बात का इंदिया दे रहा है कि गालिबन ये वॉर अब अमेरिकन वॉर हो गई है। इसी भी बात करेंगे। सबसे पहले हस्ब दस्तूर जिस तरह हम करते हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब की राय लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर जंग तेज़ी के साथ जारी है और प्रॉक्सीज फैलती चली जा रही हैं। आपको लगता है कि अमेरिकन डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे? देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका जो है वो थोड़ा डिफेंसिव है। आप स्टेटमेंट्स चेक करें डिफेंस सेक्रेटरी की, सेक्रेटरी खारजा की, तो वो थोड़े डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी सिविलियन कैजुअल्टीज हो गई हैं 17-18 हज़ार के करीब, और बहुत सारे तो अभी डैबरी के नीचे हैं, और खास तौर पे ये जो 6-7 हज़ार बच्चे जो शहीद हुए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े डिफेंसिव जरूर हैं। लेकिन अभी इन्होंने सिक्योरिटी जो अभी रेजोल्यूशन आया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, रेजोल्यूशन में वहां पे भी वो जो है उन्होंने वोट खिलाफ दे दिया सीज फायर के। तो लगता तो ये है कि दुनिया में सिर्फ एक इम्प्रेशन अभी क्रिएट करना चाहते हैं कि जी हम जो है वो इंसानी हकूक के खिलाफ, जो ये जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, मैस कैजुअल्टीज हो रही हैं, हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन जंग बंदी की तरफ भी नहीं जाते। चाइना ने भी इस पे ये जो वोट बयान दिया है, ये एक रिग्रेटेबल और वो कहते हैं अफसोसनाक वाकया है। चाइना ने डायरेक्ट चाइना को ये पैगाम दिया है इस आज की ये जो सीज फायर की जो कॉल के बाद जो वोट खिलाफ आया है। सो मुझे लगता है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर जरूर मौजूद है, लेकिन कुछ उनके पास समझ नहीं आ रही। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई बहुत लीथल किस्म के वेपन्स जो है वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी समझ है कि हमास कंट्रोल नहीं हो रही। कभी वो सोचते हैं कि समंदर का पानी डालें, कभी वो सोचते हैं कि अमेरिका का जो दिया हुआ असला उसकी फुल फोर्स इस्तेमाल करें। तो बेसिकली परेशान है इजराइल, और समझ भी नहीं आ रही लड़ना कैसे है। हौसला हिम्मत जवाब दे रही है, जो एक बड़े पैमाने पे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और 17-18 हज़ार के करीब जो जानें चली गई हैं, उसका जवाब भी देना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन में कुछ ममालिक हैं वो भी बोल पड़े हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो प्रेशर जरूर है, समझ भी नहीं आ रही, और इसीलिए अमेरिकन ने भी थोड़े से ये जवाब दिए हैं। डिफेंस सेक्रेटरी ने ये कहा था कि अमेरिका इजराइल जो है वो स्ट्रेटेजिक वॉर हार जाएगा स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर इसी तरह कैजुअलिटीज रही। सो उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। मेरा ख्याल है कि इजराइल ने बड़े स्मार्टली ये सारा खेल रहा है। उनको पता है अमेरिका में इलेक्शन ईयर है, और अगर हमने हमारी जो कांग्रेस ने या अमेरिकी हुकूमत ने हमारी मदद ना की, तो हो सकता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्शन में नुकसान हो। सो लगता तो ये जंग भी जारी रहेगी, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है, डॉक्टर साहब। और इस डॉक्टर साहब, कंप्रोमाइज से ये जो कैसे आपने बात की है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ द जूइश लॉबी,
लेकिन दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि जूइश कम्युनिटी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है अमेरिका में डिमॉन्स्ट्रेशंस के अंदर, और वो डिमॉन्स्ट्रेशन में ये कहते हैं कि अगर आपने वोट लेना है बाइडन साहब तो कंप्लीट सीज़ फायर, फ्री पलस्ताइन। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी तो एक प्रेशर है जो बाइडन साहब के ऊपर। अमेरिकन आफ्टर ऑल डेमोक्रेटिक नेशन है, पब्लिक ओपिनियन को के प्रेशर को कब तक सस्टेन करेंगे? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ अमेरिका का ये जो वैल्यूज वाला मजाक था ना, वो तो एक्सपोज हो गया है कि अच्छा। जी हम डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, मीडिया फ्रीडम। देखिए कितने ज्यादा तो सिर्फ जर्नलिस्ट जो हैं वो शहीद हो गए हैं वहां पे। पूरी दुनिया में आज तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं कभी ऐसे नहीं हुआ। फिर इन बच्चों को आप देख लें। फिर ये कोई प्रेशर तो बाइडेन के ऊपर थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो कांग्रेसमैन हो या जो लॉबिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो कि कांग्रेसमैन पे पैसा लगाते हैं, और उनको आपको पता है ये जो एडिटोरियल भी लिखे जा रहे हैं बहुत सारे अमेरिका में कि जो इन्वेस्टर हैं, जो पर्टिकुलरली ज्यूइश लॉबी है, उनको इससे कोई फर्क नहीं आता कि डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन आए कांग्रेस में। उनको इस चीज से फर्क पड़ता है कि हमारे जो इंटरेस्ट है उनको क्या अमेरिकन लेजिस्लेटर प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सो बेसिकली हर लेजिस्लेटर डरा हुआ है अमेरिका के अंदर। फिर आपको पता है मेहदी हसन का शो जो MSNBC में था वो भी बंद हो गया। इस तरह की तो इस वक्त डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है अमेरिका के अंदर। इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और जारी बात है जितने भी कैजुअलिटीज इजराइल कर रहा है वो सारी अमेरिका के खाते में पड़ रही हैं। ये तो हमें इस चीज को नजर भी आ रहा है। तो ठीक है लेट्स सी। फरमाया, ठीक जी फरमाया लेट्स। आपने डॉक्टर साहब। हमारे साथ बैरिस्टर सुंदस मलिक साहिबा हैं। पहले तो सुंदस मलिक साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब तक 1500 बॉम्ब दे चुका है, और बंकर बस्टर बॉम्ब हैं जो कि 900 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकते हैं, और उसके साथ साथ तकरीबन 57,000 शेल्स अब तक इसराइल को दे चुका है। $14 बिलियन की इकोनॉमिक एड तो अभी उन्होंने मंजूर की थी, आपने देखा जब $105 बिलियन की टोटल एड की रिक्वेस्ट की गई थी। अमेरिका ने यही बॉम्ब इससे पहले अफगानिस्तान में, इराक में, शाम में इस्तेमाल किए। आपको क्या लगता है कि अमेरिका का ये करैक्टर बता रहा है कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है वॉर में? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। जहाँ तक अमेरिका की बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया कि ये जो ब्लीडिंग हार्ट गुड समैरिटन एक्ट था अमेरिका का, स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमैनिटी एंड लाइफ एंड लिबर्टी, आई थिंक ये एक तो ख़त्म हो चुका है। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की, आई थिंक एनी वन हु बिलीव्स कि अमेरिका इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अमेरिका की बका हमें जो बाइडेन की पुरानी स्पीचेस से पता लगता है कि अमेरिका की पॉलिसी के मुताबिक अमेरिका की बका इजराइल के सर्वाइवल में है, एंड दे विल गो थ्रू एनीथिंग इन ऑर्डर टू सपोर्ट इजराइल। आई थिंक दे आर प्रेशराइज्ड एट द मोमेंट एंड दे माइट डू समथिंग थ्रू देयर diplomatic channels in order to relieve that pressure। लेकिन जहाँ तक इजराइल की बात है, मुझे लगता है कि इजराइल अब अमेरिका के लिए खुद गले की हड्डी बन चुकी है, जो ना निगलने हो रही है ना उगलने हो रही है। मैं यही पॉइंट ऑफ व्यू आपसे जानना चाह रहा था कि जब मिडल ईस्ट उनके हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहा है, जिस तरह का हीरोइक वेलकम दिया है प्रेसिडेंट पुतिन को यूएई में और सऊदी अरब के अंदर, और जिस तरह सॉफ्ट इमेज चाइना का और उसका पॉलिटिकल स्फीयर बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर, तो अमेरिका का सर्वाइवल इजराइल के साथ, इजराइल जिस तरह आपने फरमाया गले की हड्डी बन गया है, तो वो तो अमेरिकन जो स्ट्रक्चर है, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके इरोड करने का सबब बन रही है। और जब ये स्ट्रक्चर इरोड हो चुका तो फिर लामुहाल है, या तो तीसरी जंग अजीम हमें नजर आएगी या फिर ब्रिक्स इसको फिल करेगा अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर देकर। तो इस सिनारियो को आप कैसे देखती हैं? जी, जैसे आपने कहा कि ये दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये दो ऑप्शन सारी दुनिया में लोगों को नज़र आ रहे हैं कि या तो इट इज़ गोइंग टू, एंड दे से कॉन्फ्लिक्ट्स नेवर गो डाउन, दे ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम। अगर अमेरिका यही स्टैंड अभी भी ले के जो खड़ा हुआ है, यही स्टैंड आगे भी अपना रखता है, एंड जैसे उन्होंने अभी भी यूएन के अंदर वोटिंग में दे went against the ceasefire, it is showing that America has chosen sides, and I think America then, if it has chosen sides, then it should let go of any diplomatic solution for this। जहाँ तक पुतिन की बात है, जहाँ तक चाइना की बात है, we have seen कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी at least they have come out in favor of humanity।
और जैसा मैंने कहा, क्योंकि अमेरिका ने अब तक जो भी किया, चाहे वो इराक वॉर थी, चाहे वो अफगानिस्तान में इन्वेजन थी, चाहे वो वियतनाम में के अंदर कुछ था, इट वाज ऑल डन इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी एंड लिबर्टी। एंड आई थिंक दैट हैज़ बिन एक्सपोज्ड द वर्ल्ड ओवर कि अमेरिकन्स आर नो ह्यूमैनिटेरियंस एंड दे ओनली बिलीव इन सेल्फ प्रेजर्वेशन। और अगर उस तरह की बात है तो फिर आई थिंक ब्रिक्स इज द मोस्ट वायबल सोल्यूशन टू फिल द गैप इन व्हाट इज बीइंग created at the moment. डॉक्टर चीमा साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन को वेलकम किया गया यूएई की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से, कैवलरी स्कॉट मिल रहा है, मोटरकेड वेलकम के लिए खड़ा है, नेशनल एरोबैटिक्स हो रही हैं और रशिया का फ़ज़ा के अंदर उसके फ्लैग के रंग्स बिखेरे जा रहे हैं, और फिर उसके बाद शेख जैद कहते हैं कि डियर फ्रेंड है हमारा पुतिन, जबकि मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं वेरी डियर गेस्ट फॉर द किंगडम। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट इन द मिडल ईस्ट? क्या हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब और यूएई रशिया कार्ड खेलते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ऑटोनॉमी लाना चाह रहे हैं और इस कार्ड को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब और यूएई वो कंप्लीट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो कर रहे हैं, और उसमें आप देखें चाइना से वो रिप्रोचमा करवा लेते हैं, रशिया से वो मिलके ओपेक की जो कीमतें हैं वो माइक्रो मैनेज करते हैं, और जो है रशिया के साथ मिलके, और आपको पता है उसका अमेरिका ने बड़ा शोर भी डाला था, और उन्होंने कहा था कि लेकिन सऊदीज ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ मार्केट्स के हिसाब से चलते हैं, हम यहाँ पे वॉर को नहीं देख रहे। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था आई विल मेक देम अ प्रायर स्टेट एंड प्रायर लीडर, तो उसको फिर बाइडेन साहब आए हैं चल के सऊदी अरब, और मोहम्मद बिन सलमान को पता चल गया है कि हमने अब अमेरिकन के साथ कैसे डील करना है। सऊदीज हों या अमारातीज हों, मेरा ख्याल है एक तरफ वो इंडिया से देखते हैं कि किन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को किस तरह मेंटेन किया है, तो उनको भी समझ आ गई है कि हमें किस तरह लिवरेज एस्टैब्लिश करनी है अपनी अमेरिका के ऊपर, और ये वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते एनी मोर। सो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जिस तरह उन्होंने पुतिन को वेलकम किया है, लगता ही नहीं है कि अमेरिका का वो जो नैरेटिव है यूक्रेन के ऊपर वो जो है उसकी फर्क पड़ा है। डॉक्टर साहब आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था अगर हम अपनी सपोर्ट निकाल लें सऊदी अरब से तो 2 हफ्ते भी ये हुकूमत सरवाइव नहीं कर सकती, तो मेरा ख्याल है उसका जवाब दे दिया। वो जो बात कर रहे हैं ना, देखिए डॉक्टर साहब, वो बात करें मिलिटरीली, ठीक है, ये दिस इज द एज ऑफ ये वर्ड है ना, आपको पता है मल्टीप्लेक्सिटी। आज दुनिया जो है वो इस एंगल से एक दूसरे को देख रही है कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मिलिट्री लेवल पे सिर्फ नहीं है, हमारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो पीपल टू पीपल भी है, मीडिया है, सोसाइटी है, बिजनेस है, मतलब दिस इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। आप देखें कि अमेरिका अपने तेल की कीमतें तो मेंटेन कर सकता है, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं उनको खोल के, तो अमेरिका के अंदर तो कीमतें रेगुलेट कर सकता है, लेकिन यूरोप में तो इन्फ्लेशन बढ़ी है ना, दुनिया में बाकी मुल्कों में तो इन्फ्लेशन बढ़ी है उससे जो रशियन जो गैस एंड ऑयल अगर की सप्लाईज बंद हुई हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो ताल्लुकात हैं ये सिर्फ मिलिट्री बेस पे नहीं है, और अमेरिका ने देख लिया कि जब सऊदीज की मिलिट्री सप्लाई बंद की उन्होंने, तो दैट वाज द पॉइंट बेसिकली, दी सऊदीज रियलाइज कि हमें जो है वो जो रशियन मिलिट्री मसल्स पे भी रिलाय करना है। जैसे इंडिया अपने वेपन इजराइल, फ्रांस, रशिया, अमेरिका सबसे खरीदता है, तो ये भी समझते हैं, लेकिन जो अमेरिका समझता है कि मैं प्रेशर डाल के कर लूंगा, और हाल ही में जो अमेरिका का थोड़ा बहुत प्रेशर था वो थोड़ा कमजोर हुआ है ये गजा के हवाले से, क्योंकि अरब वर्ल्ड के अंदर वो जो ओपिनियन बन रही है कि आप अमेरिका को छोड़ें, अरब ममालिक के अपने जो लीडर हैं उनको वो बड़े कंप्रोमाइज हुए हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, और अमेरिका के साथ ये I2U2 और पता नहीं क्या क्या और चीजें कर रहे हैं। सो वो चीजें बदल गई हैं। और ठीक है डॉक्टर साहब, जो रशिया के जी रशिया के हवाले से क्या फरमा रहे हैं आप? मैं कह रहा था कि रशिया के हवाले से बातें की जा रही थी, बड़ा बर्बरिटी शो कर रहे हैं यूक्रेन में, तो आज वही दुनिया कह रही है कि अमेरिका क्यों खामोश है, वही उसी लेवल की बर्बरिटी तो गजा में हो रही है। एक तरफ रशिया को फ़ायदा हो रहा है कि वो अपनी से को इस्टब्लिश कर रहा है, और बाइडन की ये पॉलिसी कि पुतिन को आइसोलेट करेगा, वो पुतिन बता रहे हैं कि मुझे आप आइसोलेट नहीं कर सकते, और फिर रिसर्जेंट रशिया का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमें रियल वर्ल्ड के अंदर एज ए एम्पिरिकल एविडेंस हमें नज़र आ रहा है। बैरिस्टर साहिबा, आप ये फरमाइएगा
कि इंटरनेशनल लॉ जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, चूँकि रियासतों का मकसद एक ये भी है कि ऑर्डर एंड जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, और रियासतों ने मिलकर एक इंटरनेशनल लॉ को तरतीब दिया ताकि दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कायम किया जा सके, दुनिया के अंदर ऑर्डर पैदा किया जा सके, क्योंकि अनार्किक वर्ल्ड है। और फिर अदरवाइज अगर ऑर्डर नहीं होगा तो फिर जिस रियासत का जो मूड होगा वो उठ के दूसरे को मारना शुरू करेगी। अमेरिकन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट के अंदर, और पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड के बाद यूनाइटेड नेशन का जो वजूद आना था, ये अमेरिकन आइडियलिज्म का मरहून मिन्नत है। आप इसका स्टेटस इंटरनेशनल लॉ का अब क्या देखती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको लगता नहीं है कि अमेरिकन खुद इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट कर रहे हैं? क्या हमें एक नए लॉ की ज़रूरत पड़ रही है? जी डॉक्टर साहब देखें, जहाँ तक इंटरनेशनल लॉ की बात है ना, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे बुत इस कॉन्फ्लिक्ट ने गिरा दिए अभी तक, और आई थिंक जो इंटरनेशनल लीगल फोरम्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, या एनी कन्वेंशन विच पुट्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट ऑन नेशंस, वो अब मुझे लगता है कि इट हैज़ बिकम कम्प्लीटली यूजलेस as far as its implementation is concerned. The law exists on paper, but as far as its implementation is concerned, we don't see it. और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, it is part of the 5 powerful members of the Security Council. So I think they continue, I think with impunity, have continued to abuse those laws. I think when they invaded Iraq, on the basis of moralities, they abuse those laws, and yet again when in case of Russia, इन्होंने कहा कि यूक्रेन के अंदर जो इन्वेजन थी वो किसी किस्म की इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी। तो अभी इजराइल के मौके पे उनकी खामोशी ये सारी दुनिया को बावर करा रही है कि ना तो इंटरनेशनल लॉज की कोई वैल्यू है, और ना उनके जो पासदार हैं या उसके जो फैसिलिटेटर्स हैं उनकी कोई वैल्यू है। जहाँ तक बात है कि नए लॉज की ज़रूरत, I think Asia needs to step up at this time. Because it is Asian century. बिल्कुल, जहाँ तक West की बात है, we have adhered to their moralities, I think, for the longest time. They have told us what is moral, they have told us what is legal, they have told us what is right and what's wrong. किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए, कौन फ्रीडम फाइटर है, कौन दहशतगर्द है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जो पॉलिसी आपकी, चाहे वो लीगल हो या वो आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी हो, वो बेस होनी चाहिए वहाँ के लोगों के ऊपर, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर। एंड आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ एशियन नेशंस who dictate their own international standing and their legal standing. और जहाँ तक UN की बात है, like I said, अक़वाम मुत्तहिदा अब सिर्फ नाम के लिए मुझे नज़र आती है। I don't see its presence of as of any use. आपने सही फरमाया, एशियन सेंचुरी है और एशिया को अब स्टेप अप करना चाहिए। अल्लाह करे कि मोदी साहब को ये बात समझ आए। डॉक्टर कमर चीमा साहब, मुख्तसरन, बिकॉज वी हैव ओनली 2 मिनट्स, उसके बाद हमें वक्फे पे जाना है, काइंडली ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त डेवलपमेंट है मिडल ईस्ट की, पाकिस्तान पे किस तरह असरअंदाज हो रही है? आपको लगता है कि सऊदी अरब और यूएई ने जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर 25 और 20 बिलियन डॉलर की करनी थी, वो कहीं ना कहीं चोक हो गई है या डिले हो गई है एटलीस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट? मेरा नहीं ख्याल ये इन्वेस्टमेंट रुकेगी, नहीं आएगी, आएगी इन्वेस्टमेंट, रुकेगी नहीं, लेकिन डिले होते हुए आपको नजर आ रही? देखिए, वो डिले हमारी वजूहात की वजह पे हो रही है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है डॉक्टर साहब, और बार बार एक ही चीज देखें, जो बिजनेसमैन होता है वो तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है कि मैं कहाँ जाके पैसा लगाऊंगा तो मुझे रिटर्न कहाँ से मिलेगा। हमारे केस में ये है कि हम थोड़ा सा ज्यादा फेवर लेने की कोशिश करते हैं मुसलमान ममालिक से, दोस्तों से, तो वो उनको इस चीज से मसला नहीं है। हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और यहाँ पे एक स्टेबिलिटी जब आएगी तो द सऊदीज एंड एमिरेटीज एंड द कुवैतीज दे आर ब्रिंगिंग मनी, जो अभी तक नजर आ रहा है। लेकिन हमें अपना होमवर्क कंप्लीट अगर कर लिया हुआ है, जो कि नजर आ रहा है कि हमने कर लिया है, तो फिर तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं रुकेगी। उसकी वजह यह है कि कोई लंबा चौड़ा अमारातीज को, सऊदीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वो आपको पता है कि सऊदीज एंड अमारातीज एंड सारी अरब वर्ल्ड जो गजा में हो रहा है, जो इजराइल कर रहे हैं, वो एक डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज एंड मैनूवरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उनके हाथ बंधे हैं, उनके पास कुछ भी करने को नहीं है। ना वो सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ कर सकते हैं, ना वो मिलिटरीली सपोर्ट दे सकते हैं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर यूएन में बैठे हुए हैं, भाग दौड़ रहे हैं।
ओआईसी का और अरब ममालिक का डेलीगेशन लेके वो दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट डॉक्टर क्या साहब, निकल लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि ये खैर क्रिटिक आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी इससे मुत्तफिक हूं, लेकिन जो डिप्लोमेटिकली जिस तरह सऊदी अरब और यूएई ने हिट किया है, जिस तरह अब हम जिक्र कर रहे थे पहले, प्यूटन को जिस तरह वेलकम दिया है, चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो अमेरिकन को बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अगर ये इस वॉर को नहीं रोकेंगे तो फिर वी हैव ऑप्शंस, हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। देखिए वो अमेरिकन को समझ आ चुकी हुई है कि अब हालात वो नहीं रहे जिस तरह माजी में थे। ठीक सो है। अमेरिकन जो हैं वो दोबारा वो और चीजों पे चल पड़े हैं। आपको पता है वो रिन्यूएबल की तरफ चल पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को उन्होंने नए अलायंसेस बनाने, वो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, चाइना से ताइवान से बिजनेस निकाल रहे हैं, वापस इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका में कर रहे हैं। सो आई थिंक दे आर वर्किंग अगेन ऑन के हाउ टू मैक्सिमाइज देयर पावर को, वो किस तरह अपनी पावर को और इंडस्ट्रियलाइजेशन R&D क्या करना है। सो मेरे ख्याल है एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो समझ रहे हैं इस चीज को। लेकिन ये जो मूव है कि रशिया को वेलकम कर लिया, ये इसकी जिसे कहते हैं ना सिग्नलिंग इज इंपॉर्टेंट, बट ऑन रियलिटी I think the Saudis and Arabs they can't move away from America. American power डॉक्टर is साहब वक्फे का कहा जा रहा है, उसके बाद इस पे थोड़ा सा और हम बहस कर लेंगे कि क्या रशिया कैपेबल एनफ है, जिसको साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है, डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग देने की कोशिश की जा रही है, उसका इम्पैक्ट अमेरिकन इन्फ्लुएंस एटलीस्ट इन द रीजन क्या पड़ेगा। उसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि कश्मीर के अंदर जो न्यू डेवलपमेंट्स उसके हवाले से हो रही है और न्यू लॉज हमारे सामने आए, और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ अरसे के बाद 370 और 35A के ऊपर अपनी वर्डिक्ट देने जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे क्या असरात होंगे, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। पहले वक्फे में हम बात कर रहे थे गज़ा इसराइल की वॉर, लेकिन इसके असरात खुद इसराइल के अंदर भी हमें नज़र आ रहे हैं और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बरसर पैकार है, और उनका दावा यह है कि नेतन्याहू की पॉलिसीज़ ने इसराइल के सर्वाइवल को इंतहाई ख़तरे में डाल दिया है। मिसाल के तौर पे एहोद ऑलमर्ट जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, वो क्या कहते हैं, आइए सुनिए। The Israeli policy was absolutely negative, was not really prepared to embark on a meaningful process that was essential. They have not followed the policy that I've outlined, which carried a real chance for peace, and I don't release the Israeli government from 2009 of its responsibility for the lack of communication. I think that he is a danger to Israel, that he should be immediately fired, that he should be thrown out, that his bedtime, because of many reasons which have nothing to do with Palestinians. नाज़रीन, आपने सुना एहोद ऑलमर्ट को कि इजरायली गवर्नमेंट इस वक्त टेररिस्ट है, दे आर किलिंग इनोसेंट सिटीजन्स, बच्चों को, औरतों को, और इसके पीछे एक मजहबी फैक्टर है जिसका बार बार मैं जिक्र करता हूँ, क्योंकि जोशुआ में जिस तरह तौरात की इंटरप्रिटेशन दी गई है जोशुआ की बुक में, वो ये है कि आप किसी पर रहम न करें एंड प्रॉमिस्ड लैंड से आप बियॉन्ड जाएं, लेकिन ख़ुद विद इन इसराइल कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इसराइल के पार्ट के ऊपर, लेकिन मुस्लिम दुनिया के बहुत सारे ममालिक इसके ऊपर खामोश नज़र आते हैं। डॉक्टर चीमा साहब, आपने स्टेटमेंट सुनी एहोद ऑलमर्ट की, आपका क्या तबसरा है इस पर? देखिए डॉक्टर साहब, ये देखिए अमेरिका और इसराइल के अंदर आवाज़ें तो बहुत सारी उठ रही हैं, लेकिन जैसे भारत के अंदर एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट और जिंगोइज्म और मजहब और नेशनलिज्म को मिक्स कर लिया जाता और कहा जाता है कि बस जायज़ है हर चीज़, इसी तरह इसराइल के अंदर भी ऐसे ही है। और नेतन्याहू इसको इस्तेमाल करके अपनी पावर को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को। और वो जो आप बात कर रहे हैं कि दे आर रिलीजियसली मोटिवेटेड, बिल्कुल एक मजहबी जंग के तौर पे इसको किया जा रहा है। वो समझते हैं कि फ़लस्तीनियों को जो मारना है ये ठीक है, ये कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये बर्बैरिक हैं, ये हमारे बच्चों को मारते हैं, हम इन जैसे प्रोपेगेंडा उन्होंने किया कि इजरायली बच्चों को उन्होंने मारा। सो वो जो कर रहे हैं वो प्योरली एक मजहबी नजरिए से कर रहे हैं। और बहुत सारे जो मॉडरेट इजरायली हैं वो समझते हैं कि वो जो 2 स्टेट सोल्यूशन या हमने जो एक हल की तरफ जाना था वो नहीं गया। मैं समझता हूँ कि सारे के सारे अमेरिका को और सारे जो ममालिक हैं इनको ट्रैप में ले आया इजराइल और नेतन्याहू कि हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है, हमें मार देंगे, ये हो जाएगा।
सो वो जो ट्रैप है, उस ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है इस वक्त, तो ये भी सोचा जा रहा है। सो जो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव को थोड़े बहुत इजराइल में हैं, जो समझते थे कि एक पॉलिटिकल सोल्यूशन हो सकता था, वो डर रहे हैं कि इसके बाद क्या पॉलिटिकल सोल्यूशन होना है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग गेट रिड ऑफ हिम। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे कहा जाता था कि जो यूरोप से लोग माइग्रेट हुए हैं फ़लस्तीन इसराइल के अंदर, वो ज़रा लिबरल हैं, अशकनाजी यहूदी उन्हें कहा जाता है। लेकिन नेतन्याहू भी पोलैंड से हैं, इनके डिफेंस मिनिस्टर साहब भी पोलैंड से हैं, और इनके फॉरेन मिनिस्टर एक और यूरोपियन कंट्री से हैं। तो ये बजाय लिबरल होने के मजहबी अंदाज से ज़्यादा आपको कन्विंस्ड नज़र आते हैं, और मज़हब उन्हें इंस्टिगेट कर रहा है इस तरह के वायलेंस के हवाले से। डॉक्टर साहब, आ जाते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, और वो है 2 लॉज पास किए हैं बुध को डिफेंस इस इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह ने ये बिल पेश किए। एक का नाम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। और इसमें अमित शाह ये जतला रहे हैं कि भारत का हक है पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर पे, और डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं पंडित्स, उनको उनका हक दिया जाए, और जो महरूम लोग थे जिनको इंसाफ नहीं मिल सका था, उनको इंसाफ की फराहमी की जाए। बहरहाल इस पर ख़ुद भारत के अंदर भी हमें तनकीद नज़र आ रही है। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हों, भारतीय या बैनुल-अक़वामी या सियासी पार्टियाँ, उनके 2 बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी तनकीद है। पहली तनकीद ये है कि इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का ये कहना है कि ये लोगों की ख्वाहिशात के मुनाफी है कि आपने पूछा है कश्मीरियों से कि वो इस तरह के बिल्स चाहते हैं। दूसरा ये कि ये आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो हक़ ख़ुद इरादियत है, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक है, उसको नज़रअंदाज करना है, उसकी वायलेशन है, जिसके हवाले से दफ्तर ख़ारजा ने भी इस पर प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ये उसके मुनाफी है। तो बैरिस्टर साहिबा, आप मौजूद हैं, आप लॉ को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंटरनेशनल लॉ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और यानी आप देखें, वो सिर्फ देयर ओन कश्मीर के अंदर वायलेंस नहीं कर रहे और ओपन प्रिजन नहीं बना रहे, अब तो वो पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर पे क्लेम करना शुरू हो गए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे तो हैरानगी ये होती है कि इंडिया जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। फ्रॉम द अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A टू पासिंग दीज बिल्स। आप ये बात अमेरिका के इंडिया के शायद अमित शाह साहब को या मोदी साहब को समझ नहीं आती कि एक रूल है विच इज़ नोन एज प्रिमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। Any international law related specifically to territorial disputes, it holds supremacy over any bilateral pact or any internal amendment. तो जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो आर्टिकल 51 हो, चाहे आर्टिकल 253 हो, जहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि इंडिया विल अपहोल्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड विल नॉट मेक एनी चेंजेस विद इन, तो ये उनकी अपनी भी एक जो है वो खिलाफ वर्जी है। जहाँ तक बात है इस वक्त के जो आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस है मैटर, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ होप टुवर्ड्स द वर्डिक्ट, बिकॉज एक तो उसमें जो पिटिशनर्स हैं उनमें कुछ ऐसे अशख़ास मौजूद हैं जिनसे ना तो कश्मीरियों को और ना ही आज़ाद कश्मीर के लोगों को कोई उम्मीद है, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब भी हैं। तो ये इट इज़, आई थिंक इट इज़ अगेन अ ड्रामेटाइज्ड फार्स इन ऑर्डर टू जस्टिफाई वट एवर दे आर ट्राइंग टू डू इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। डॉक्टर कमर, आप बहुत अच्छा समझते हैं इंडिया को, और आपकी बड़ी इंटरेक्शंस हैं, काफ़ी इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन भी रहता है। काइंडली आप बताइएगा कि इंडियन रोग बिहेवियर जो है उसने इंडिया को लैंड लॉक्ड एक किस्म का नहीं कर दिया कि जितने भी पड़ोस के ममालिक हैं उसके अंदर एंटाई इंडियंस रिजीम्स हमें आती नज़र आ रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मालदीव के जो न्यू सदर आए हैं, उन्होंने इलेक्शन ही इस बात पे लड़ा कि मैं इंडिया का यहाँ से उनके फ़ौजियों का और इंडियंस का यहाँ पे इनखला कराऊंगा, और COP28 की साइडलाइन मीटिंग के ऊपर उन्होंने मोदी से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी फ़ौजियों को यहाँ से निकालें, और मोदी ने उस हवाले से प्रॉमिस किया। नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया,
और उसके अलावा अगर खालदा ज़िया दोबारा इलेक्शंस में आती हैं बांग्लादेश में तो अगेन एंटा इंडियन रिजीम आपको नज़र आएगी। और पाकिस्तान के साथ फिर जिस तरह से ये रोग बिहेवियर है कश्मीर के ऊपर, तो हमारे साथ तो उनका पहले ही है। और इंडियन जो पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट करके बाकी साउथ एशियन नेशंस को साथ लेकर जाएंगे और इंटरकनेक्टेडनेस पैदा करेंगे, उसका फेलियर भी नज़र आ रहा है। तो ये जो नई डेवलपमेंट है 2 लॉज पास करके, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, आई थिंक इट अदर वे अराउंड। मैं समझता हूं कि इंडिया इज गेटिंग सो मच इम्पोर्टेंट कि वो दूसरे मुल्कों के जो पॉलिटिक्स है, ये उन मुल्कों के अंदर फॉर गुड और बैड वो पॉपुलर है इस वक्त। आपने मालदीव की बात की कि हम फौजियों को निकाल देंगे, उन्होंने पहले दिन ही कहा कि हम निकाल रहे हैं। सो फॉर गुड और बैड इंडिया इज देयर। कोलंबो सिक्योर, मैं समझता हूं कि बेसिकली इंडिया ने सार्क को डिसफंक्शनल करके पाकिस्तान का जो व्यू था फॉर द इंडो पैसिफिक वो ब्लॉक कर दिया है। ये सारे अभी रिसेंटली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, पाकिस्तान उसमें बाहर है, सारे वही सार्क के 4-5 ममालिक उसमें ले गए हैं। बिम्स्टेक है और बहुत कुछ है जिसमें वो बहुत कुछ कर रहे हैं माइनस पाकिस्तान। ये तो एक और शक्ल है जिसको मैं समझता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान का व्यू फॉर दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉक कर दिया है और हम भी कोई कोशिश नहीं कर रहे उसको कैसे वहां पे दोबारा एंट्री करनी है। एक पॉइंट तो ये है। ये जो आपने लॉज की बात की है, मैं समझता हूं ये हूं कि रिसेंटली ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को 3 इलेक्शंस में कामयाबियां मिली हैं, जो कि हैदराबाद में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इसके बाद उनके पास ये एक बात आ गई है कि अगले थोड़े अरसे में तो इलेक्शंस होने वाले हैं, फेडरल के, स्टेट यूनियन के वो इलेक्शन होने हैं। तो क्यों ना हम अगर अपनी मर्जी के लोग जो है वो कश्मीर के अंदर ले आए तो वो इलेक्शन करवाने में हमें मदद करवा दें। सो बेसिकली ये जो लॉज हैं, ये जो इलेक्शन होने हैं मार्च अप्रैल मई में, उसके लिए वो चाहते हैं कि अगर कश्मीर में भी इलेक्शन साथ हो और हम ये कहें कि जनाब ये सारे का सारा देखें, हम तो यहां से भी जीत सकते हैं और जीत गए हैं, तो बाद में हम शायद स्टेट के इलेक्शन करवा लें, क्योंकि अभी तक तो वो यूनियन टेरिटरी है। जबकि जो असदुद्दीन अवैसी है, जो मुसलमान रहनुमा है, वो कह रहे हैं कि ये बिल आइन से मुतसादम है और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और साथ में ही मनीष तिवारी एक इनके पॉलिटिशियन है, वो कह रहे हैं कि वो तो सवाल कर रहे हैं कि कब आप इलेक्शन कराएंगे। मैं देख रहा था कि इसी तरह बाकी जो वहां पे जो लीडर्स हैं कश्मीर के इटसेल्फ, वो भी ये कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि ये जो नेशनल इलेक्शन होंगे उसमें अगर कश्मीर में भी इलेक्शन करवा के एक हुकूमत टॉप लेवल पे तो वो ले जाएंगे, बाद में यहाँ पे स्टेटस चेंज कर देंगे, यही जो लोग बैठे होंगे इनसे अपनी मर्जी से चीजों को मैनिपुलेट कर लेंगे और वो कहेंगे जी हमने स्टेट में भी इलेक्शन करा दिया। मोदी साहब डरते हैं कि आज मैंने इलेक्शन करा दिए और हम जो लाइकली पॉसिबिलिटी हार जाते हैं, तो मेरी ये जो पॉलिसी है इस पॉलिसी का जो फायर बैक कर देगी। अभी मंडे को सुप्रीम कोर्ट का जो है वो 370 के बारे में भी वर्डिक्ट आ रही है। सो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आनी है, ये जो 2 लॉज हैं और जो नेक्स्ट इलेक्शन है, ये बेसिकली इन्होंने मिलके एक मंसूबा बनाया हुआ है कि किस तरह कश्मीर को रिक्लेम करना है। क्योंकि क्वेश्चन तो आ रहा है कि आप यूनियन टेरिटरी आपने बना दिया है, लोग यूनियन टेरिटरी से स्टेट को पावर देते हैं, आपने स्टेट से यूनियन टेरिटरी उसको बना के उसकी पावर छीन ली है। तो वो बेसिकली वो ये करने जा रहे हैं जो मैंने आपको, ये तो मुझे समझ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए। देखें आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा बजा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स में इस डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करेंगे और मोदी साहब को फ़ायदा भी हुआ है। छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया, हैदराबाद का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही फरमाया। 14% उन्होंने वोट ज़्यादा लिए हैं और कांग्रेस ने अपना वोट बैंक तो रिटेन किया है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये मिसपरसेप्शन कि अभी भी साउथ एशिया में उसकी प्राइमेसी है, जबकि वो कंप्रोमाइज़ हो गई है बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान चाइना कार्ड खेल रहे हैं और अपनी पॉलिसी को ऑटोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान तो पहले ही ऑटोनॉमस था, लेकिन दूसरे ममालिक जिनको इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करता था,
वो हमें उस अंदाज से नज़र नहीं आ रही। और उसमें मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि चूंकि इंडिया के कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्लैशेस किसी न किसी हद तक मौजूद हैं खित्ते के अंदर, जबकि चाइनीज़ डिस्टेंट पावर है, उसके इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी मुल्क के साथ नहीं है। यही वजह है कि चाइना नेपाल के साथ भी बॉर्डर है, उसने इश्यूज रिजॉल्व कर लिए, दूसरे ममालिक के साथ भी, एक्सेप्ट इंडिया के साथ वो बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए नजर नहीं आ रहा। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि इंडिया के जो थोड़े बहुत मसले खित्ते में हैं, दे विल बी देयर, वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो श्रीलंका का डिफॉल्ट करना था ना डॉक्टर साहब, वो बेसिकली उसने कोई अच्छे सिग्नल नहीं भेजे थे। वो चाइना उसमें थोड़ा सा बैकफुट पे गया था। एक तो ये चीज है। अभी बांग्लादेश में भी आप देखें, इंडिया कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के साथ मिलके कि किसी न किसी तरीके पे अमेरिका थोड़ा हल्की लाइन ले, सॉफ्ट रहे हसीना वाजिद के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें खालिदा जिया के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, जमात इस्लामी के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो उसने अपनी जो एक ग्लोबल स्टेचर है उसको वो बेच रहा है रीजनल पावर्स के सामने। और उन्होंने छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लिए हैं, जैसे मैंने आपको कहा बिम्स्टेक का बनाया, फिर उन्होंने ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। आप देख लें इस खित्ते में जितनी भी मल्टीलैटरल एक्टिविटी हो रही है उसमें पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो सिंबॉलिकली यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, लेकिन उसका नेट बेनिफिट इंडिया को क्या मिला इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, क्या मिला? आई मीन विदाउट पाकिस्तान, विदाउट कनेक्टिंग पाकिस्तान, कैन इंडिया बी अ मेजर पावर स्टेटस हासिल कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि इंडिया ने जब मेजर पावर स्टेटस हासिल करना है तो वो जो अमेरिका की तरफ से थपकी है उसको, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें G20 के अंदर अमेरिका को पता था कि इंडिया इन्वॉल्व है, अमेरिकी शहरी को कत्ल करने में, मंसूबाबाजी में इन्वॉल्व है। कनाडा में इन्होंने जो एक निजर को मरवाया उसमें इन्वॉल्व है। इसके बावजूद बाइडेन ने कंसेंसस पैदा करवाया G20 की जो आउटकम आया था, जो उसमें अगर वो ना करते तो चाइना जो है वो स्नैप कर देता। साथ ही देखें कि अमेरिका जो है वो सारा कुछ ये पन्नू के हवाले से, जो सिख रहनुमा को कत्ल करने के हवाले से इंडिया का मंसूबा बेनकाब हुआ है, लेकिन अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप खामोश है। वो जो ग्लोबल साउथ के अंदर दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इंडिया टू मैन्यूवर। और इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ चाइना, $1.25 अरब ट्रेड, इंडिया ने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विद रशिया, ईरान ओपन किया हुआ है, मिडिल ईस्ट, यूरोप और इंडिया कॉरिडोर अपना अलहदा किया हुआ है। सो दे आर डूइंग द जॉब, बट इंटरनली मसले जरूर है उनके इन टर्म्स ऑफ ये जो आप कश्मीर का देखें कि उनके अंदर खौफ है। मुझे ऐसा लगता है ऑन पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, ऑन पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म, on foreign policy, showcasing India as a regional power, as an important country, fifth economy, मोदी ने सेल कर लिया दुनिया को आइडिया। दैट इज व्हाई कि वो जो कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस है वो भी खत्म होता जा रहा है। और वो मोदी जो है उसने मीडिया को भी खरीदा हुआ है, पैसे भी लगा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज भी हैं। जैसे कि ये हुए हैं, ये कश्मीर के हवाले से डरे भी हुए हैं कि ये ना हमारी पॉलिसी फायर बैक कर जाए। अगर कश्मीर में फायर बैक कर गई तो इंसल्ट हो जाएगी कि हमने क्या किया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट लेना चाहते हैं, इसीलिए ये नए 2 बिल लेके आए, इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर जो नेशनल लेवल के इलेक्शन में हम कामयाब हो जाएंगे तो बाद में स्टेट लेवल के इलेक्शन करा के अपनी साख बचा लेंगे और लोगों को कहेंगे देखो हम तो नेशनल जीत गए हैं, अब हमें ही वोट दो, वरना कश्मीर का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, कश्मीर को फायदा होगा। सो आई थिंक दिस इज वेयर दे आर प्लेइंग। यहाँ पे नाजरीन हमें एक ब्रेक का लेने का कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बैरिस्टर सुंदर साहिबा से पूछेंगे कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्पेशली फ्राम द लीगल पर्सपेक्टिव, बिकॉज जो हमारी शिमला एग्रीमेंट था उसको भी इंडिया खाते में नहीं लाता। तो हाउ कैन वी टेकल दिस इशू? लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक। कम बैक नाजरीन, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे जो 2 मुतनाज़ा कवानीन पास हुए हैं लोकसभा के अंदर, उस हवाले से बैरिस्टर सुंदर हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहिबा, ये फरमाइएगा कि फ्राम द लीगल पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जब इंडिया ने इंटरनेशनल लॉ को भी खातर में नहीं ला रहा, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को भी नहीं ला रहा, शिमला एग्रीमेंट है उसे भी सेट असाइड कर दिया है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के पास लीगली आई बिलीव ऑप्शंस कम हैं
लेकिन इफ़ेक्टिव हो सकते हैं अगर उनको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। मसलन कैसे इस्तेमाल किया जाए? सर सबसे पहले तो हमें कंसिस्टेंटली इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल करनी पड़ेंगी यूएनएससी में, ताकि उस मैटर को फॉरवर्ड किया जा सके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। नंबर 1, दैट इज़ वन एवेन्यू। अगर वो मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रिपोर्ट होता है तो ज़ाहिर बात है उसका रिव्यू होगा और लीगली कोई उस पर पेशरफ्त हो सकती है। नंबर 2 हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर एक केस बनाने का, जो कि बनाया जा सकता है। इफ़ डन इफेक्टिवली इट कैन बी वेरी यूजफुल। पहले भी पास में आई गेस इन 2020 और 2021 रादर, स्टॉक वाइट के नाम से एक ब्रिटिश लॉ फर्म लंदन में लॉ फर्म है, दे फाइल्ड अ केस इन स्कॉटलैंड यार्ड अगेंस्ट अमित शाह फॉर वॉर क्राइम्स। प्रॉब्लम उसमें भी ये आई, एज आई क्रिटिसाइज्ड इट अर्लियर आल्सो व्हेन इट वाज फाइल्ड, कि ब्रिटेन इटसेल्फ इज द फैसिलिटेटर एंड द hot point from where all this conflict began, because they left this part of the partition unresolved. So ब्रिटेन से मुझे इतनी उम्मीद नहीं, लेकिन हाँ वो ममालिक जो कि इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन के सिग्नेटरीज हैं, अगर पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग केस बना के उनके आगे पेश करता है तो देयर कैन बी एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द वॉर क्राइम्स बीइंग कमिटेड इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंक्लूडिंग द अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, बिकॉज आई डू बिलीव के जो ये एक किस्म की ब्रूटल ऑक्यूपेशन दोबारा की जा रही है ऑन द कश्मीरी लैंड, ये है एक वॉर क्राइम। नंबर 2, जहाँ तक बात है पाकिस्तान के पास लॉफेयर के हवाले से, आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट to diplomatically support the indigenous resistance movement within Kashmir. हमने अभी recently भी देखा है कि चाहे वो राजौरी हो या वो साउथ कश्मीर के एरियाज हो, वहाँ पे resistance अभी भी alive है। अनंतनाग के अंदर भी हमने देखा, and we have seen how it affects the Indian military as well. वहाँ पे fratricide है, वहाँ पे suicide है, और वो ख़ास तौर पे कश्मीर एरियाज में होता है because they know that they are fighting a losing war. 75 साल की ब्रूटल ऑक्यूपेशन ने कश्मीरियों के अभी तक इरादों को पस्त नहीं किया। तो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉर पाकिस्तान टू डिप्लोमेटिकली सपोर्ट दिस इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अगेन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के अंडर हमारा हक है कश्मीरियों का। वी हैव अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय ऑल मीन्स नेसेसरी। सो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू डिप्लोमेटिकली, लीगली and otherwise support this Kashmir को, especially after ये जो अभी 370 और 35A का वर्डिक्ट आएगा, ये हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करा देगा। इसमें बल्कि एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, the case is from 1959 and 1970. Premnath Kaul versus the state of Jammu and Kashmir and Sampath Prakash versus the state of Jammu and Kashmir, जब सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के लार्जर 5 मेंबर बेंच ने अपहोल्ड किया था जो स्पेशल स्टेटस है 370 के अंडर, उसको अपहोल्ड किया था। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान इंडियन लॉज के प्रेसिडेंट्स को इस्तेमाल करते हुए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अग्रेसिवली अब इस इशू को रेज करे, बिकॉज अदर देन दैट इट इज़ अ ह्यूज थ्रेट नॉट ओनली टू द पीपल ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर, बल्कि जम्मू आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी मेंशन किया, ये इलेक्शन करीब है और मोदी की मोडस ऑपरेंडाई है कि वो हमेशा इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम करता है अपने लोगों को, अपने उस सेंटिमेंट को, वो जो हिंदुत्व सेंटिमेंट है उसको खुश करने के लिए। तो मुझे ये फियर है कि कहीं वो अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे कोई ऐसी पेशरफ ना करे जो कि फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाए। डॉक्टर कमर, आपको नहीं लगता कि इस वक्त इंडिया वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ इट्स इमेज? जिस तरह से उसका ग्लोबल डेथ स्क्वाड और फिर उसके बाद फेटफ की रिपोर्ट टेरर फाइनेंसिंग की और इलीगल वेपन्स के तरसील के हवाले से हमें नज़र आ रही है, और फिर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आपको नज़र आते हैं, तो पाकिस्तान को ज़रा एक्टिव डिप्लोमेसी फोर फ्रंट पर जाके खेलना चाहिए। और जो उनके हवाले से जो यहाँ पे टेररिज्म हुई है, जो लाहौर में होती रही, कराची में होती रही, KPK और बलूचिस्तान के अंदर होती रही, कलभूषण यादव का हमने नेटवर्क पकड़ा, उसको ज़रा एक्सपोज करे, उस पर नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करे, उसको डिसमिनेट करे और दुनिया में जा के इस पे बात की जाए, जिस तरह से इंडियंस 9/11 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे।
डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा। हमारे पता नहीं फॉरेन मिनिस्टर शायद इसलिए काम नहीं कर रहे कि वो केयर टेकर है, वो समझ रहे हैं मेरी इंसल्ट है। वो वजीर आजम उनको कहा गया था लेकिन वो नहीं बन सके। क्वेश्चन ये बनता है भाई कि इस वाक़े के बाद जो इंडिया ने कनाडा में किया है और जो अमेरिका में किया है, पाकिस्तान के पास तो हर ऑप्शन आ जाता है कि आप दुनिया के सामने बोलें, लेकिन ना हमारे एम्बेसडर कहीं बोल रहे हैं। शायद वो इसलिए डर रहे हैं कि हम बोले तो कि इंडिया जो है डिस्ट्रैक्ट करेगा, देखो पाकिस्तान एक्टिव हो गया, सो लेट द कैनेडियंस एंड द अमेरिकन्स जो है वो उनको करने दें। दूसरी तरफ आपको पता है कि ये सारे वेस्टर्न ममालिक कंप्रोमाइज हुए हैं इंडिया के ऊपर भी। इस वक्त जो अमेरिका के अंदर लिटरेचर लिखा जा रहा है, बातें की जा रही हैं, वो यही कह रहे हैं द अमेरिकन रिलेशन विद द इंडिया इज नॉट बेस्ड ऑन वैल्यूज, इट इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट को देखें, हमें छोड़े वहां पे डेमोक्रेसी किस तरह की है, इलिबरल है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ साजिद ताड़ साहब थे, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन डीसी के अंदर ये बातें चलना शुरू हो गई हैं कि क्या हम पाकिस्तान के साथ दोबारा क्लोज हो जाएं, चूंकि चाइना के साथ उनकी रीएंगेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव रीएंगेजमेंट दोबारा शुरू हो गई है। तो आपको लगता है कि ये वो टाइम है जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए? डॉक्टर साहब चाइना के साथ उनके मसले चलते रहने हैं, डी रिस्किंग, डी कपलिंग, बड़ा कुछ होना है। हमें वेस्ट को ये विन करना है कि हम चाइना के करीब हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमारा अमेरिका या वेस्ट से ताल्लुक जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ये जो देखें अभी ये जो कॉरिडोर बना है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप, इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं एंट्री कर, टर्की बोल सकता है। पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट नहीं दी। मुझे लगता है कि हमारी जो लीडरशिप है, दे नीड टू स्पीक अप, दे नीड टू गिव, उनको जबरदस्त एंगेज करना चाहिए। जी। आप क्यों अपने बंद कमरों में बैठे हुए हैं, कभी कभी तस्वीर जारी कर देते हैं। भाई आप इतनी बड़ी स्टेट है पाकिस्तान, 240 मिलियन मुल्कों का है, गुजरात और मुंबई की पोर्ट तक जो चीजें आएंगी वो कराची और ग्वादर क्यों नहीं रुक सकती। हमें तो ये बता रहे। डॉक्टर साहब मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है, चूंकि टाइम के दामन में, बिल्कुल वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, तो लिहाजा बड़ी ज़बरदस्त बात चल रही थी। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इसको हम आगे लेके चलें और एक सैर हासिल गुफ्तगू इसके ऊपर करें। नाजरीन, डॉक्टर कमर चीमा साहब को आपने सुना और हमारी बैरिस्टर सुंदर साहिबा को भी सुना। ये वो टाइम है जहाँ से पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए और फोर फ्रंट पे अपनी डिप्लोमेसी को लेकर अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट यानी कश्मीर के हवाले से उस फॉरेन पॉलिसी गोल को परसू करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।